हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस 105 कोर्स कोड 105 के 100 क्वेश्चन देखे थे और जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए थे परीक्षा के दृष्टिकोण से। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप ध्यान से इन वीडियो को देख ले रहे हैं तो आपको 99% गारंटी है कि ये सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक, और मैं आशा करता हूँ कि ये इसी क्वेश्चन में से ही आपके सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे। क्योंकि मैं जो 104 का बनाया था वीडियो, उसी वीडियोज़ के क्वेश्चन से ही आज के पेपर में सारे क्वेश्चन आए थे। एनालिसिस हमने किया था कि वो सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 101, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार होता है वो कैसा होता है? कानूनी अधिकार होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 102 है, किसने कहा स्वतंत्रता उन कार्यों को कराने या बंधनों के उपयोग करने की शक्ति है जो करणीय और उपभोग्य है। करणीय और उपभोग्य है, तो उसका आंसर हो जाएगा D.H. ग्रीन। क्या होगा? D.H. ग्रीन। अगला हमारा 103 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अधिकार है जो राजनीतिक अधिकार नहीं है। अब बताइए, जैसे मत देने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। बी, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। सी, सरकार की आलोचना का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। क्योंकि अगर सरकार या कोई भी नेता अगर गलत करेगा तो उसकी आलोचना करना ये सही बात है। तो ये जितने तीनों ऑप्शन दिए हैं ये सारे राजनीतिक अधिकार हैं। तो अतः ये जो डी वाला ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यह हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि ये जो तीनों दिए गए हैं वो राजनीतिक अधिकार हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन को घुमा देता है, जैसे कौन से नहीं है पूछ देता है, नहीं है, और हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, नहीं ना ध्यान दे करके हम सही ऑप्शन मार कर चले आते हैं और कहते हैं अरे यार ये गलती हो गई। तो ऐसे में आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें। हमारा 104 क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों का निर्वहन के आधार पर जाना जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? लास्की का है। किसका है? लास्की का। अगला क्वेश्चन हमारा 105 कह रहा है, मिल ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है? अब जो मिल विचारक थे ये किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। किसने किया? तो मिल ने। याद रखिएगा, मिल ने किस स्वतंत्रता का समर्थन किया? नकारात्मक स्वतंत्रता। अगला हमारा 106 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानता है? अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक जो है वो स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे के विरोधी मानता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को विरोधी मानते हैं, उसी तरह ये बता रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है वो एक दूसरे को विरोधी मानती है। तो वह कौन थे? टाकविल थे। कौन थे? टाकविल ने कहा कि जो स्वतंत्रता और समानता है ये परस्पर एक दूसरे को क्या मानते हैं? विरोधी मानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, अधिकार मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का दूसरा नाम है। जो अधिकार है वो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का दूसरा नाम है, ये भी कथन सत्य है। अधिकार व्यक्ति से वैयक्तिक रूप से संबंधित है, ये भी सही है। अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा प्रदत्त मांग है, ये भी कथन सही है। तो डी ऑप्शन कह रहा है सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो उपरोक्त तीनों कथन हैं वो तीनों कथन सही हैं। तो हमारा डी ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन 108 कह रहा है, लास्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया? अब देखिए, पूछ रहा है कि जो लास्की विचारक थे वो किस प्रकार के मतलब स्वतंत्रता का समर्थन किया? तो नैतिक स्वतंत्रता। किस प्रकार की समर्थन किया? मतलब स्वतंत्रता की नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता। और उसी में हम लोगों ने पीछे देखा था, तो वो लास्की जी थे, वो थे कौन? मिल जी थे। मिल जी वो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था, याद रखिएगा।
मिल जी ने किस स्वतंत्रता का समर्थन किया था? तो नकारात्मक। और लास्की जी ने नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन 109 है। 109 कह रहा है राज की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है, इस मत का प्रतिपादक कौन था? राज की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है, इस मत का प्रतिपादक कौन था? तो मार्क्स था। कौन था? मार्क्स। अगला हमारा 110 क्वेश्चन है लिबर्टी शब्द निकला है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से। ये सही बात है, लिबर्टी शब्द निकला है लैटिन भाषा के। तो लैटिन भाषा जो लिबर्टी है अर्थात स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की इंग्लिश वर्ड होती है लिबर्टी। लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। ठीक है, तो हमारा लिबर शब्द से बना है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा 111 क्वेश्चन कह रहा है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? तो लास्की जी की। किसकी रचना है? लास्की जी की। अगला क्वेश्चन हमारा 112 न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या किस विचारक ने की? अब बताइए, ये कह रहा है 12 क्वेश्चन कि जो न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या बताई थी वो किसने बताई थी? तो प्लेटो ने। प्लेटो ने सर्वप्रथम बताया कि न्याय का मतलब क्या होता है, न्याय कैसे होता है। इसकी व्याख्या न्याय की सर्वप्रथम किसने की थी? प्लेटो। प्लेटो एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 113 जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो जो हमारा जस्टिस शब्द है वो लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है। किससे बना है? जस्टिया। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा जस्टिया, JUSTIA, जस्टिया। अगला हमारा 114 क्वेश्चन कह रहा है ए थियरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? अब देखिए ये जो कोटेशन है ये किनका है? ए थियरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो जॉन रॉल्स की। किसकी रचना है? जॉन रॉल्स की। अगला 115 है समानता को न्यायक मौलिक तत्व कौन मानता है? तो एक्विनास ने। कौन मानता है? एक्विनास। अगला हमारा क्वेश्चन है 116 प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं। तो प्लेटो ने न्याय के लिए दो प्रकार बताए हैं। न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 117 कह रहा है न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसे माना? न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसने माना? तो किसने माना था? तो हमारे मिल जी ने। किसने माना था? मिल जी ने। मिल जी ने माना था। अगला हमारा क्वेश्चन है 131 यह किसका प्रसिद्ध कथन है शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है? अब यह किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः एकदम भ्रष्ट कर देती है, यानी कि वह पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है? तो वो है लॉर्ड एक्टन। किसने बताई थी? लॉर्ड एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन ने बताया था कि जो शक्ति होती है वो भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति जो होती है वो पूर्णतः रूप से पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। अगला हमारा 132 क्वेश्चन है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसके वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा की गई परिभाषा है? तो रॉबर्ट बायरस्टेड। रॉबर्ट बायरस्टेड। ठीक है, रॉबर्ट बायरस्टेड। अगला हमारा क्वेश्चन है किसके अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है? किसके अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है? तो आर्गेनस्की द्वारा। किसके द्वारा? आर्गेनस्की। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसने शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना है? निम्नलिखित में से किसने शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना है? जैसे शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना है तो वो कौन थे? लॉसवेल और कैप्लॉन। कौन थे? लॉसवेल और कैप्लॉन जो हैं वो शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना है। अगला हमारा 135 क्वेश्चन है निम्न में से किसने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है? अब ये आपको बताना है कि निम्न में से किसने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है? तो मार्गेंथो। किसने माना है? मार्गेंथो ने माना है। किसने माना है? मार्गेंथो ने जो राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति मानने हैं मार्गेंथो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 136 निम्न में से कौन राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत सैनिक शक्ति को रखने के पक्ष में है? अब निम्न में से कौन राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत सैनिक शक्ति को रखने के पक्ष में है? तो डायक। कौन? डायक जी जो हैं वो राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत सैनिक शक्ति को रखने के पक्ष में है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल पावर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉसवेल। कौन है? लॉसवेल। लॉसवेल जी हमारे पॉलिटिकल पावर के पुस्तक के लेखक हैं। 138 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शक्ति और प्रभाव में समानता माना है? अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने शक्ति और प्रभाव में समानता माना है? तो ब्राचस एवं बारात ने। किसने माना है? ब्राचस एवं बारात ने। ठीक है। अगला हमारा 139वां क्वेश्चन है, पावर एंड सोसाइटी शक्ति एवं समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पावर एंड सोसाइटी, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? लॉसवेल। लॉसवेल हमारे क्या हैं? शक्ति एवं समाज के पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा 140 क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता है। अब ये आपको बताना है कि वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता है। तो ये कौन थे? लॉसवेल जी थे। कौन थे? लॉसवेल जी थे, जो वर्तमान के प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता थे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन 141 है, निम्न में से किसने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया था? तो चार्ल्स मेरियम ने। किसने नहीं किया था? चार्ल्स मेरियम ने। चार्ल्स मेरियम ने कोई शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया था। अगला हमारा 142वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कहाँ जा सकती है जितने मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके? तो गोल्डमेहर एवं कौन? सेल्स द्वारा। गोल्डमेहर एवं सेल्स। गोल्डमेहर एवं सेल्स। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है? निम्न में से किसने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है? तो कैटलीन ने। किसने माना है? कैटलीन ने राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है। राजनीतिक जीवन को प्राथमिक तत्व माना है कैटलीन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है? अब ये आपको बताना है कि किसने कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है? तो किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने। किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है वह स्वयं शक्ति नहीं है? तो किसके अनुसार सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है वह स्वयं शक्ति नहीं है? तो किसके द्वारा? बायरस्टेड द्वारा। किसके द्वारा? बायरस्टेड द्वारा। अगला हमारा 146वां क्वेश्चन है, सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृति सम्मानित ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो, किसका कथन है? सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत सम्मानित ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो, किसका कथन है? तो यूनेस्को का। किसका कथन है? यूनेस्को का। यूनेस्को का यह कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन 147 है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का स्रोत नहीं है? आपको बताना है कि जो नीचे के विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन शक्ति के स्रोत नहीं है? तो प्रशिक्षण। कौन है? प्रशिक्षण शक्ति का स्रोत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रभाव का स्रोत है। प्रभाव का स्रोत क्या होता है? तो प्रभाव का स्रोत संपत्ति, शिक्षा, आकर्षण, ये सभी होते हैं। तो हमारे ये संपत्ति, आकर्षण और शिक्षा सारे प्रभाव के स्रोत होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 149 है, सत्ता का प्रमुख कार्य है। सत्ता का क्या प्रमुख कार्य होता है? समन्वय करना, अनुशासन बनाए रखना, नियंत्रण करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं सत्ता जिसकी भी हो, ये तीनों कार्य उनके प्रमुख कार्य होते हैं, क्योंकि ये कार्य तो अवश्य होना ही चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा कि उपरोक्त सभी हमारे क्या होंगे? प्रमुख कार्य हैं। अगला हमारा 150 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? कौन है? यथार्थवादी सत्ता। कौन है? यथार्थवादी सत्ता जो है वो उल्लेखित नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 151, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि औचित्यपूर्णता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है न कि नैतिक? तो किसने कहा है? तो रॉबर्ट ए डाल ने। रॉबर्ट ए डाल ने। अगला हमारा क्वेश्चन है 152, औचित्यपूर्णता की अवधारणा के संवर्धन में निम्नलिखित में से किसने योगदान नहीं किया है? तो आपको बताना है कि औचित्यपूर्णता की अवधारणा के संवर्धन में निम्नलिखित में से किसने योगदान नहीं किया है? तो गुगलिमो फेरो ने। कौन? गुगलिमो फेरो ने नहीं किया है। अगला हमारा 153 क्वेश्चन कह रहा है, औचित्यपूर्णता विश्वास पर अवलंबित एक विचार नियम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का। किसका है? मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर का यह कथन है कि विश्वास पर अवलंबित एक विचार नियम अवधारणा है।
अगला हमारा क्वेश्चन 154 कह रहा है, निम्न में से किसने सत्ता को शासन का जादू कहा है। अब किसी ने बताया है कि जो सत्ता होती है वह शासन का जादू है। तो किसने बताया था? मैकाइवर ने बताया कि जो सत्ता होती है वो शासन का जादू होती है। अगला हमारा क्वेश्चन 155 है, द फंक्शन ऑफ द एग्जेक्टिव रचना किसकी है? तो किसकी है? बर्नार्ड की। किसकी है? बर्नार्ड की यह रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 156, निम्न में से किसने सत्ता को 3 प्रकार बतलाए हैं? निम्न में से किसने सत्ता को 3 प्रकार बतलाए हैं? तो मैक्स वेबर ने। किसने बताया है? मैक्स वेबर ने बताया है कि सत्ता के 3 प्रकार होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 157, जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करता है कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो वह सत्ता कौन सा सत्ता होगा? कि मतलब ये बता रहा है कि जब वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हैं, जैसे कोई भी लोग जब बड़े अधिकारी के जो नियम कानून होते हैं यह समझकर जब वो लोग अपनाने लगते हैं कि यह सत्ता बहुत सदैव पहले से चली आ रही है, तो वह सत्ता कौन सी क्या कहलाती है? परंपरागत। क्या कहलाती है? परंपरागत। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अपने घरों में जो भी कोई पूजा पाठ होता है या कुछ भी होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे परंपरा है, ये हमारे पिछले परंपराओं से चलती हुई आ रही है। तो वैसे ही ये भी कह रहा है कि जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो वह सत्ता कौन सी होती है? तो परंपरागत। ठीक है। तो अगला हमारा 158 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ समस्त है जिसे औचित्यपूर्ण समझते हैं, उसे सत्ता का कौन सा प्रकार माना जाता है? तो बौद्धिक कानून। क्या माना जाता है? बौद्धिक कानून माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 159 कह रहा है, जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तो वह किस प्रकार की सत्ता होगी? करिश्मात्मक। क्या होगी? करिश्मात्मक सत्ता होगी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन 160 कह रहा है, साइमन ने सत्ता पालन के प्रमुख रूप से कितने आधार बतलाए हैं? साइमन ने सत्ता पालन के प्रमुख रूप से कितने आधार बतलाए हैं? तो उसके 4 आधार बतलाए हैं। कितने आधार बतलाए हैं? 4 आधार। अगला हमारा 161 क्वेश्चन कह रहा है, किसके अनुसार राजनेतागण अपने कार्यों के औचित्यपूर्णता के वस्त्र पहनने और ऐसा हो जाने पर ही उन्हें सत्ता की स्थिति प्राप्त होती है? डेल द्वारा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर ही अपितु वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और क्षमता पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो एस.एम. लिपसेट का यह कथन है। अगला हमारा 163 क्वेश्चन कह रहा है, औचित्यपूर्णता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? औचित्यपूर्णता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से। किस भाषा से उत्पन्न हुई? लैटिन भाषा से। अगला हमारा क्वेश्चन है, औचित्यपूर्ण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? अब जैसे वो पूछा है कि औचित्य भाषा शब्द का किस स्थिति से मतलब उत्पन्न हुआ, तो लैटिन भाषा से। अब ये पूछ रहा है कि औचित्यपूर्ण शब्द की जो लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुई? तो किस शब्द से उत्पन्न हुई? लेजिटिमस। किससे? लेजिटिमस। ठीक है। लेजिटिमस से उत्पन्न हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा के शब्द लाफुल का अर्थ है। आपको बताना है कि आंग्ल भाषा के शब्द लाफुल का अर्थ है। तो लाफुल का अर्थ होता है वैधानिक। क्या होता है? वैधानिक हमारे लाफुल का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 166 कह रहा है, निम्न में से किसने न्याय की भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीजारोपण कर दिया था? निम्न में से किसने न्याय की भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीजारोपण कर दिया था? तो प्लेटो ने। किसने किया था? प्लेटो ने कर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कानून के समस्त शासन या संवैधानिक शासन के रूप में औचित्यपूर्णता अवधारणा का चित्रण किया? तो किसने किया? अरस्तु ने कानून समस्त शासन या संवैधानिक शासन के रूप में औचित्यपूर्ण अवधारणा का चित्रण किया। तो किसने चित्रण किया था? अरस्तु ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 168, सितारों ने विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? सिसरो ने
सीसरो ने विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो लेजिटमम शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। जो न्यायाधीशों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? लेजिटमम। अगला हमारा क्वेश्चन है, औचित्यपूर्णता के अर्थशास्त्रीय व्याख्या के आधार पर संवैधानिक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? आपको बताना है कि औचित्यपूर्णता के अर्थशास्त्रीय व्याख्या के आधार पर संवैधानिक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? तो किसने प्रस्तुत की है? गुग्लिमो फैरो। किसने? गुग्लिमो फैरो ने प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन हमारा 170 का कह रहा है, निम्न में से किसने सहमति एवं समझौता की धारणा के माध्यम से औचित्यपूर्णता का समर्थन किया? तो किसने किया? लाक ने। किसने किया था? लाक ने। अगला हमारा 171 क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारण के रूप में औचित्यपूर्णता का पहली बार प्रतिपादन किसने किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारण के रूप में औचित्यपूर्णता का पहली बार प्रतिपादन किसने किया? तो मैक्स वेबर ने। किसने किया? मैक्स वेबर ने किया था। मैक्स वेबर जो थे वो औचित्यपूर्णता का पहली बार प्रतिपादन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लोकतांत्रिक का औचित्यपूर्ण के 2 आधार बताए? तो औचित्यपूर्ण के 2 आधार बताए वो कौन थे? मार्सिलियो ऑफ पेंडुआ। अगला हमारा 173 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने औचित्यपूर्णता की शासकीय शक्ति की नींव माना है? निम्न में से किसने औचित्यपूर्णता की शासकीय शक्ति की नींव माना है? तो किसने माना है? तो हमारे डोल्फ स्टर्नबर्जर ने हमारा क्या माना है? शासकीय शक्ति की नींव माना है, डोल्फ स्टर्नबर्जर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन 174 कह रहा है, किसका कथन है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? किसका कथन है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? रॉबर्ट डाल की। किसकी कथन है? रॉबर्ट डाल की यह कथन है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। अगला हमारा 175 क्वेश्चन कह रहा है, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है। जो कानून बनाने और लागू करने की शक्ति किसमें होती है? राजनीतिक शक्ति में। राजनीतिक के अंतर्गत ये शक्तियाँ आती हैं कानून बनाने की और लागू करने की। 176 कह रहा है, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। तार्किक और वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर हमारे क्या है? तार्किक और वैधानिक सत्ता के क्या हैं? समर्थक हैं। 177 क्वेश्चन कह रहा है कि लेजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लेजिटिमस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्लेटो ने किया। किसने किया था? प्लेटो ने लेजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 178 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत है? निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत है? तो आकर्षण। आकर्षण जो है वह प्रभाव का स्रोत है। अगला हमारा क्वेश्चन 179, शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक वर्तमान साध्य है। किसका कथन है? तो किसका यह कथन है? यह कथन लासवेल और कैप्लान का है। लासवेल और कैप्लान। अगला हमारा 180 क्वेश्चन कह रहा है, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिक शक्ति का अधिकार भ्रष्ट करती है। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन। यह क्वेश्चन हमने पीछे भी शुरुआत में ही पढ़ा था कि शक्ति का अर्थ होता है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति का अर्थ होता है पूर्णतः भ्रष्ट करना। तो वैसे ये भी कह रहा है शक्ति का स्वभाव भ्रष्ट करना है और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का। अगला हमारा 181 क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा है शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजना को पूरा करने की योग्यता है? शक्ति जो है वो शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की क्या है? योग्यता है। अगला हमारा बताया 182 में, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा औचित्यपूर्णता का स्रोत है? तो कौन है औचित्यपूर्णता का स्रोत? उपरोक्त सभी, अर्थात परंपराएं, राजनेताओं का करिश्माएं, व्यक्तिगत कानून, बौद्धिक सत्ता, ये तीनों हमारे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 183, निम्न में से कौन सा शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सा शक्ति का प्रयोग का तरीका नहीं है? तो कौन है? इच्छा जो है वो शक्ति का प्रयोग का तरीका नहीं है। अगला हमारा 184 क्वेश्चन कह रहा है, शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका है। जो शक्ति है वो प्रयोग का सबसे आसान तरीका है।
अगर हमारे अंदर एनर्जी है अर्थात शक्ति है तो वह प्रयोग का सबसे आसान तरीका है। अगला हमारा 185 क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक का अध्ययन प्रभाव का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हेराल्ड लासवेल। किसका है? हेराल्ड लासवेल। 186 क्वेश्चन है प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही हैं। यह कथन किसका है? हेराल्ड लासवेल। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही हैं। यह कथन किसका है? हेराल्ड और लासवेल का ही कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ऊपर ही पढ़ा था, साइमन का। किसका है? साइमन का यह कथन है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। अगला हमारा 188 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का मूल आधार है? तो निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है? औचित्यपूर्णता। अगला क्वेश्चन हमारा 189 लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 179 लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है एक आदर्शवादी राज्य। लोक कल्याणकारी जो राज्य होते हैं वो एक आदर्शवादी राज्य होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 190 किसने यह बताया है वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आपको ऐसे ही बता दूं मैं कि जब लगे कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आ जाए ऑप्शन में SM लिपसेट तो आप उन्हीं को मार दीजिएगा। SM लिपसेट कहाँ से कि अभी तक ये लिपसेट आए भी नहीं थे और आए भी हैं तो इतने बड़े ऑप्शन लेकर आए स्टेटमेंट लेकर आए हैं। तो आप अगर ऑप्शन में SM लिपसेट देख रहे हैं तो उन्हीं को मार दीजिएगा। और इनकी जो कथन भी है वो बहुत लंबी है। अगला हमारा 191 क्वेश्चन है किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है? किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती हैं? तो जिसके न पालन करने पर क्या होती हैं? घोर हानियाँ उठानी पड़ती हैं। यह किसने कहा था? लासवेल ने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती हैं। अगला हमारा 192 क्वेश्चन कह रहा है शक्ति और प्राधिकार में विभेदक तत्व है वैधता। क्या है? वैधता जो है वो विभेदक तत्व है। अगला हमारा 193 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य के कार्यों का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्यों का भाग नहीं है तो आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर होगा। जीवन स्तर का उन्नयन करना ही हमारा क्या है? राज्य के कार्यों का भाग नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 194 कल्याणकारी राज्य आधारित है। कल्याणकारी राज्य जो है वह किस पे आधारित है? तो कल्याणकारी राज्य हमारा राज्य की सकारात्मक भूमिका पर। किस पर आधारित है? राज्य की सकारात्मक भूमिका पर निर्धारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 195 निम्न में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है? तो आत्मविश्वास जो है वह शक्ति का प्रकार नहीं है। ठीक है, शक्ति का प्रकार नहीं है आत्मविश्वास। अगला हमारा क्वेश्चन है क्योंकि बल और संप्रभुता और चतुरिया यह सब शक्ति के प्रकार हैं लेकिन जो आत्मविश्वास है वो शक्ति का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है करके बहुत आता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। 196 कह रहा है निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत नहीं है? देखिए अब इसमें कह रहा है निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत नहीं है। जैसे संपत्ति का प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का पड़ता है, स्वास्थ्य का पड़ता है, लालच का नहीं, तो ये प्रभाव का स्रोत नहीं है। क्या है? लालच प्रभाव का स्रोत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं तो कौन है? सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर। अब अगला हमारा 198 क्वेश्चन है तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। तार्किक और वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? तो तार्किक और वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? मेरी फालेट जो हैं वो सत्ता के समर्थक हैं। 199 क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित है। सत्ता का जो परंपरागत सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? तो कानून पे सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित है। अगला हमारा 200 क्वेश्चन कह रहा है हॉब्स की सामाजिक संविदा आधारित है। हॉब्स की जो सामाजिक संविदा है वह किस पे आधारित है? तो भय पर। किस पे आधारित है? भय पर वह संविदा आधारित है। अगला
200 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जैसा कि शुभ माना जाता है तो एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको 201, ताकि आपका पेपर शुभमय हो। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है तो किसकी है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति या कानून नहीं बना सकती, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा जो कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो ये थे हमारे 105 के पॉलिटिकल साइंस कोर्स कोड 105 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और मैं बता दूं आपको 99% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। तो अभी एक पार्ट और आपको हम शाम तक दे देंगे, जिसमें से वो 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको उसी तीनों वीडियो में से अच्छे से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, जिससे आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता है। और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।